रीनल स्टोन्स जिसको कि आम ज़बान में गुर्दे में पत्थरियों की बीमारी कही जाती है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है। बहुत ज़्यादा एक्सक्रूशिएटिंग पेन होती है, वन ऑफ द वर्स्ट पेन जिसको हम मेडिकल साइंसेस में कहते हैं। जब आपको पहलू में दर्द शुरू हो और आपको पता हो कि ये गुर्दे की दर्द है, तो आप यूरिन जो है वो स्टेनर में करें। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो आपको बार बार क्लिनिक में आना पड़ेगा। रीनल स्टोन्स जिसको कि आम ज़बान में गुर्दे में पत्थरियों की बीमारी कही जाती है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान जो है वो स्टोन बेल्ट में आता है। तो हमारे इलाके में बिकॉज ऑफ द स्टोन बेल्ट इंसिडेंट्स पहले ही बहुत ज़्यादा है। दूसरी वजह पाकिस्तान में स्टोन ज़्यादा होने की ये है कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने हाइड्रेशन का ख्याल, पानी पीने का ख्याल नहीं रखते। और तीसरी वजह यह है कि हम एक वार्म एंड ह्यूमिड कंट्री में रहते हैं। पाकिस्तान का ओवरऑल एनवायरनमेंट जो है वो ठंडा नहीं है, यहाँ पे गर्मी का सीज़न ज़्यादा लंबा है, तो डेफिनेटली पानी की ज़्यादा ज़रूरत है हमारे जिस्म को। कुछ स्टोन्स बहुत पेनफुल होते हैं और दोज पेशेंट्स यूजुअली एंडेड अप इन एमरजेंसी रूम। ये हमारे पास क्लिनिक में नहीं पहुंचते। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका पेन बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो वो फिर हमारे पास क्लिनिक में ओपिनियन लेने के लिए आते हैं। जो रीनल कॉलिक है वो गुर्दे की पेन होती है और वो पेन आम तौर पर फ्लैंक में, यानी कि आपके पसली से थोड़ा सा नीचे और कूल्हे से ऊपर उस जगह पर होती है, और वो पेन रेडिएट कर रही होती है पेशाब की नाली की तरफ। दूसरा सिम्टम ये कि उस पेन के साथ कुछ मरीज़ों को पेशाब के अंदर ब्लड आ जाता है, और ये ब्लड जो होता है ये बाज़ का माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी कि हो सकता है आपको नज़र ना आए लेकिन पेशाब के अंदर फिर भी ब्लड आता है। और कुछ मरीज़ों को फ्रैंक ब्लड आता है, यानी कि वो खून के लोथड़े पास करते हैं। इसके अलावा ख़ास तौर पे ऐसे मरीज़ जिनका एक ही गुर्दा हो और वो गुर्दा उस पत्थरी की वजह से बंद हो जाए तो पेशाब आना बंद हो जाता है। कुछ मरीज़ जो हैं उनको जब स्टोन्स के साथ इन्फेक्शन हो जाए तो वो प्रेजेंट करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फ़ीवर है, मुझे बुखार हो गया, सर्दी लग रही है, झटके लग रहे हैं। और कुछ मरीज़ जो हैं उनको इसके साथ वॉमिटिंग भी होती है। स्टोन्स जो है उसमें जो मेजर कॉजेज़ हैं वो डाइटरी हैं और कुछ जो हैं वो जेनेटिक है। स्टोन्स मेल्स में ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है। स्टोन्स आम तौर पर 20 से 50 साल के मरीज़ों में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू यंगर पॉपुलेशन एंड एज़ कम्पेयर टू ओल्डर पॉपुलेशन। लेकिन बाज़ औक़ात स्टोन्स बच्चों में भी आ जाते हैं, ख़ास तौर पर उन पेशेंट्स के अंदर जिनको कि हेरिडिटरी स्टोन्स की बीमारी हो। और उस केस के अंदर आम तौर पर वो बच्चा जो स्टोन के साथ आता है वो इस हिस्ट्री के साथ आता है कि मेरे वालिद को भी स्टोन है, मेरे बड़े भाई को भी स्टोन है और अब इस बच्चे को भी स्टोन हो गया। तो ये सिम्टम्स के साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो फिर हमारा अगला काम ये होता है कि एग्जामिनेशन के बाद हम यूरिन का टेस्ट करवाएं, जिसके अंदर बाज़ औक़ात ब्लड आ रहा होता है, बाज़ औक़ात पस आ रही होती है अगर उनको साथ ही यूरिन की इन्फेक्शन आ रही होती है, और बाज़ औक़ात उसमें पथरी के कचरे या पथरी के ज़र्रात भी आ रहे होते हैं। तो उसको फिर हम यूरिन के टेस्ट के साथ पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका किडनी स्टोन्स को कंफर्म करने के लिए ये है कि हम उसका अल्ट्रासाउंड करवाएं। अल्ट्रासाउंड पे 60% ऑफ द पेशेंट्स के अंदर गुर्दों के स्टोन्स का पता चल जाता है, लेकिन 30 से 40% ऑफ पेशेंट्स के अंदर अल्ट्रासाउंड से नहीं पता चलता, और इन दैट केस फिर हम सीटी स्कैन करवाते हैं। सीटी स्कैन गोल्ड स्टैंडर्ड है, मतलब उस पर आप छोटे से छोटा स्टोन भी हमें बहुत क्लेरिफिकेशन के साथ मिल जाता है। जो टेस्टिंग है उसमें कुछ हमारे पास लैब टेस्ट हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा टेस्ट है वो ये कि हमें किसी तरीके से स्टोन मिल जाए। इसको स्टोन रिट्रीवल कहते हैं। तो हम उन मरीज़ों को जो स्टोन्स बहुत रेगुलरली और फ्रीक्वेंटली पास कर रहे होते हैं उनको ये कहते हैं कि जब आपको फ्लैंक में, जब आपको पहलू में दर्द शुरू हो और आपको पता हो कि ये गुर्दे की दर्द है क्योंकि आपको ये पहले हो चुकी है, तो आप यूरिन जो है वो स्टेनर में करें ताकि हम उस पथरी को कलेक्ट कर सकें। और दूसरी ऑप्शन ये देते हैं कि आप किसी जार में कर लें, और जब
पत्थर निकले तो उसको आप लेके हमारे पास आएँ। वो पत्थर फिर हम बायोकेमिकल एनालिसिस के लिए लैब्स में देते हैं और उससे पता चलता है कि किस किस्म का पत्थर है, और उससे इलाज में बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि अगर आपका स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट का है उसका इलाज फ़र्क है, अगर आपका स्टोन यूरिक एसिड का है उसका इलाज फ़र्क है। जो ऑप्शंस होती हैं उसमें नंबर 1 मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी, नंबर 2 एक्स्ट्रा शॉक वेव लिथोट्रिप्सी जिसके अंदर के लेज़र के ज़रिए इस स्टोन को तोड़ा जा सकता है। तीसरी चीज़ ये कि यूरेट्रोस्कोपी करके, यानी कि यूरेटर में एक बास्केट ले जाकर इन स्टोन्स को निकाल लिया जाता है। और आखिरी चीज़ PCNL जिसके ज़रिए फ्लैंक यानी कि आपके जो पहलू है वहाँ से एक नाली डाल के इस स्टोन को तोड़ा जाता है। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो स्टोन गुर्दे में है और हल्की फुल्की दर्द कर रहे हैं और कोई नुकसान नहीं दे रहे और UTI नहीं कर रहे और ब्लड नहीं आ रहा, तो उन स्टोन्स को छोड़ा जा सकता है। ख़ास तौर पर अगर वो 5 मिलीमीटर यानी कि चूंटी के साइज़ का स्टोन अगर हो गुर्दे में तो उसको छोड़ा जा सकता है। हम पेशेंट को रीअश्योर करते हैं और थोड़ा सा डाइट को तब्दील करने का कहते हैं। अगर स्टोन 5 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर के दरमियान में हो और अगर वो पेशाब की नालियों में आ जाए, ये वो स्टोन होता है जो अशद तकलीफ़ देता है। पेशाब की नालियों से मेरी मुराद यूरेटर्स हैं। अल्लाह ताला ने हर गुर्दे को ब्लैडर के साथ कनेक्ट करने के लिए यूरेटर्स दिए हैं जिसके अंदर ये स्टोन आके फंस जाते हैं। अगर ये स्टोन फंस जाए और फिर भी 5 मिलीमीटर से छोटा हो तो हम मरीज़ को रीअश्योर करते हैं और उसको कहते हैं कि उम्मीद है कि दवाइयों के ज़रिए ये निकल जाएगा। उसको हम अपनी ज़बान में मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी कहते हैं। उसमें कुछ दवाइयाँ जो मरीज़ों को दी जाती हैं और फिर कहा जाता है कि आप 1 हफ़्ते के बाद वापस आएँ। अगर ये स्टोन 5 मिलीमीटर से ज़्यादा हो और 10 मिलीमीटर से कम हो लेकिन उसके साथ मरीज़ की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो, तो फिर हम मरीज़ से कहते हैं कि आप इंतज़ार ना करें और आप यूरोलॉजी में चले जाएं ताकि इस स्टोन का बंदोबस्त किया जा सके, इसको निकालना पड़ेगा। 10 मिलीमीटर से ज़्यादा के हैं उनका बहुत मुश्किल है कि वो बाहर निकले, उनके लिए हमें ज़रूर सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ती है। अगर आप इसका टाइमली इलाज नहीं करेंगे तो ये स्टोन्स बिग हो जाते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो फिर वो एक तो ख़ुद पास भी नहीं होते, उनका ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं होता। और अगर ये स्टोन्स छोड़ दिए जाएं और ये मल्टीपल स्टोन्स बनते चले जाएं तो इवेंचुअली क्या होता है कि एक टर्म होती है जिसको कि हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, जिसकी वजह से ये फाइनली गुर्दे के पैरेन्काइमा को, गुर्दे के फंक्शन को इतना ख़राब कर देते हैं कि अनफॉर्चुनेटली मरीज़ को डायलिसिस पे जाना पड़ता है। और अगर आप जो इन्फेक्टिव स्टोन्स होते हैं उनका भी इलाज टाइमली नहीं करवाते या उनको छोड़ते हैं तो उसकी वजह से भी मरीज़ जो है वो सेप्सिस में जा सकता है और उसके फिर अलहदा से कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को सफ़र करनी पड़ती हैं। तो स्टोन्स अगर एसिम्प्टोमेटिक भी हैं तो फिर भी एक दफ़ा अपने बेसिक टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी हैं ताकि अगर कोई ऐसी कॉज़ है जो फिक्सेबल है, जो करेक्ट हो सकती है, वो आपकी कर दी जाए और आप फिर फ्यूचर में उसकी कॉम्प्लिकेशन से बच जाएँ। एहतियात में जो सबसे बड़ी एहतियात है नंबर 1 वो ये कि पानी ज़्यादा पिए। पानी आप इस हद तक पिए कि पेशाब का रंग लाइट येलो कलर का हो, यानी कि अगर डार्क कलर का हो रहा है तो आप अभी भी कम पानी पी रहे हैं। कुछ मरीज़ कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब फिर भी क्वांटिटी बताएं, तो हम उनको ये कहते हैं कि आप इतना पानी पिए कि आप 2 लीटर तक पेशाब करें। तो आप ख़ुद इसमें अंदाज़ा लगा लें कि कुछ मरीज़ों को शायद 3 लीटर तक पानी पीना पड़े। अगर कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो AC में रहते हैं या ऑफिस वर्क करते हैं, हो सकता है उनकी रिक्वायरमेंट कम हो, लेकिन वो लोग जो फील्ड में काम करते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, जो रेड़ियाँ लगाते हैं, जो मज़दूर तबका है, जिनका सन का एक्सपोजर ज़्यादा है, उनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो उसकी वजह से उनमें पानी की कमी और डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उन लोगों को डेफिनेटली पानी ज़्यादा पीना है। दूसरी मेजर हेल्प जो आप कर सकते हैं वो आप अपनी डाइट के अंदर एनिमल प्रोटीन्स को कम से कम इस्तेमाल करें। उसमें गोश्त भी आ जाता है, उसमें फ़िश, चिकन, सब चीज़ें आ जाती हैं। एनिमल प्रोटीन इज़ नॉट अ गुड सोर्स। उससे बेहतर है कि आप अपना प्रोटीन का सोर्स प्लांट बेस्ड करें और फ्रूट्स और इन चीज़ों से, वेजिटेबल्स से
आप अपनी प्रोटीन की इंटेक ले लें, लेकिन मीट ख़ास तौर पर रेड मीट यूज़ ना करें या कम इस्तेमाल करें। तीसरी चीज़, सॉल्ट कम करें। अब इसमें मरीज़ सोचता है कि डॉक्टर साहब सॉल्ट का क्या ताल्लुक़ है, तो सॉल्ट का स्टोन्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जब हम नमक खाते हैं विच इज़ सोडियम क्लोराइड, तो उसको बॉडी में से निकलने के लिए यूरिन के थ्रू निकलना है। जब आप सॉल्ट लेते हैं, आप पानी पीते हैं, उसको पेशाब के ज़रिए सोडियम को निकलना है। सोडियम जब निकल रहा होता है तो वो एक नाइडस प्रोवाइड कर देता है कि उसके ऊपर आके कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड, कोई भी क्रिस्टल्स उसके ऊपर आके जम जाते हैं और वो स्टोन बन जाते हैं। तो सॉल्ट इंटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपने सॉल्ट को कम करें। मरीज़ कहते हैं नहीं हम ज़्यादा सॉल्ट नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी ले रहे होते हैं। तंदूरी रोटी में सॉल्ट है, तंदूरी नान को ख़मीर करने के लिए बहुत ज़्यादा सॉल्ट डाला जाता है। सोया सॉस इज़ अ बिग सोर्स ऑफ सॉल्ट। अचार, चटनियाँ, इसी तरह से चिकन क्यूब्स, ख़वातीन जो हैं वो बिरयानी बनाती हैं, मिसाले, चाट मसाले, इन सब में बहुत ज़्यादा हिडन सोर्स है सॉल्ट का, जिसको कि हम नहीं समझते। तो इसको कम करने की ज़रूरत है। चौथी चीज़ ये कि इंक्रीज़ करें अपनी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स। और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जूसेस पिएं। मैं बिल्कुल क्लियर, 5 फल 5 सब्जियां खाएं, उनसे आपकी प्रोटीन का इंटेक भी होगा। और सब्जियों में ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आपके बॉडी का सिट्रेट बढ़ता है, और वो सिट्रेट बढ़ने से स्टोन्स की बनने के चांसेस कम होते हैं। ऑक्सलेट डाइट वो नहीं खाएं। ऑक्सलेट ज़्यादातर स्पिनच मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर बहुत ज़्यादा है, लोबिया में बहुत ज़्यादा है, चनों में बहुत ज़्यादा है, नट्स जो मेवा जाते हैं इन सब में बहुत ज़्यादा है ऑक्सलेट।